नमस्कार बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम जो हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं उसी का ही एप्लीकेशन है ना। ये है बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। और यही जो है इस दूसरे रूप में भी ऐसा बोला जाता है कि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई जो सीधे लंबे धारावाही चालक है ना, वह अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। ये अनंत लंबाई और सीधे लंबे, ये दो नाम से यह आर्टिकल जाना जाता है। ओके, इसके लिए हम यहाँ पर देखिए, मैं इस डायग्राम में एक्स वाई एक अनंत लंबाई का अनंत लंबाई का एक लंबा सीधा तार है। मैंने धारावाही वर्ड नहीं कहा अभी, है ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, केवल यह सीधा लंबा तार है। और ये कहाँ पर है? कागज के तल पर है। क्लियर? हमने यहाँ पर ड्रॉ किया तो कागज के तल पर है ये। अब यहाँ पर हम किसी भी सोर्स से यहाँ धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की दिशा आप देखिए x से y की तरफ यह जा रही है। ओके, अब इस प्रकार यहाँ पर हमने धारा यानी इसको हम इस xy को धारावाही चालक के रूप में बना दिए। अब हम इस xy तार के बिंदु, इसमें हम मैक्सिमम या तो फिर आप इसको मिड पॉइंट पे ले लो या कोई भी पॉइंट पे आप इसको ले लीजिए। इस पर बिंदु O ले लीजिए। इस बिंदु O से हम एक A डिस्टेंस पर यानी A दूरी पर इस साइड में हम एक बिंदु P लेते हैं। इसको हम इधर भी ले सकते हैं, है ना, दोनों साइड कहीं भी ले सकते हैं। तो इस साइड हमने लिया, इधर राइट हैंड साइड पे यहाँ पर बिंदु P लिए, तो O से P की दूरी जो है वह A हो गई, यानी OP इक्वल्स टू हम A लिख सकते हैं। ओके, तो और इस P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। मेन टारगेट तो यही है ना कि हमारा कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो इसके कारण हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। ओके, अब हम चूँकि बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से करना है, तो बायो-सेवर्ट के नियम में हमने देखा था कि जिस चालक तार को लेते हैं उस चालक तार को हम छोटे छोटे भागों से मिलकर बना मानते हैं। तो इसी तारतम्य में हम इस भाग में हम चाहे ऊपर भी ले सकते हैं या नीचे भी ले सकते हैं। किसी भी कई बुक में ऊपर भी दिया है, कई बुक में आप नीचे भी देखेंगे, जो पार्ट के जरिए यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाला गया है। फिलहाल मैं ऊपर में ले रही हूँ। तो इस बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर मैंने इस तार के ऊपर भाग का एक भाग में एक अल्पांश ले लिया, वह है AB, जिसकी लंबाई है DL के रूप में। आप देख रहे होंगे DL दिख रहा है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ, माना कि बिंदु O से x दूरी पर DL लंबाई का एक अल्पांश लिया, जिसे हम धारा अवयव भी कहते हैं, क्योंकि इस भाग से भी धारा जाती है तो इसको हम धारा अवयव भी कहेंगे। अब इस धारा अवयव से इस बिंदु P पर हम पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर पूरे का निकालेंगे। ओके, तो इस धारा अवयव से बिंदु P की जो दूरी है वह स्मॉल r है। क्लियर? ये है स्मॉल r हो गया, आप देख रहे हैं ये। अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इस धारा अवयव जो है वह इस बिंदु P पर कितने अंश का कोण बनाता है। चूँकि यह अल्प भाग है इसलिए यह कितने अंश का कोण बनाएगा? यह d फाई अंश का कोण बनाएगा। क्यों d फाई? इसको केवल माना गया है। क्लियर? और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो O से लेकर ये तार का O बिंदु है, वहाँ ये धारा अवयव का जो A पॉइंट है, वहाँ से इस वाले भाग से यहाँ पर इनके बीच का कोण क्या है? यहाँ पर फाई है। क्लियर? और चूँकि यह जो है मैंने अभी भी बताया आपको, चूँकि यह अल्पांश है, इस अल्पांश के द्वारा इस बिंदु P पर अंतरित कोण बना कोण d फाई हो गया। और ये जो फाई जो रहता है
वह फाई क्या होता है इस पूरे का। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, देखिए यहाँ, चूँकि मैंने अभी फिर से बता रही हूँ, ओ से इस अल्पांश की दूरी जो है x है, तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ओ पी ए, यह फाई है। क्लियर। और यहाँ पर ए पी बी डी फाई है। आगे जब हम पूरे का निकालेंगे, पूरे चालक तार का, तब हम x को p से मिलाएंगे और y को p से मिलाते हैं, है ना। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी बता दे रही हूँ। तो चूँकि यहाँ पर ये फाई है, ये डी फाई है, तो यहाँ से लेकर ये वाला जो एंगल होगा, यानी XOP, यह -φ1 के फॉर्म में होगा नीचे, और यही जो है दो पार्ट में बढ़ जाएगा। और ये जो ऊपर वाला है OPY या YPO, यह जो है क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये वाला पूरा, यह जो है ये φ2 हो जाएगा। OPY या YPO φ2। ओके, किसी भी तरह से हम इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किस किस बात को बताए, फाई को बताए, डी फाई को बताए, φ1 को बताए और φ2 को बताए। अब आगे यहाँ पर एक और कोण हम लेंगे। यहाँ देखिए आप, ये जो ये वाले सिरे को हमने यहाँ पर देखा, ये वाला जो है, ये वाले पोर्शन पर हम मान लेते हैं यहाँ पर जो बना कोण है वह थीटा है। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ YBP, यह कोण थीटा होगा। ओके, और यहाँ पर हम आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए AC लंब है BP पर, दिख रहा है आपको, इस BP पर लंब दिख रहा है। तो यहाँ पर ACB पर 90 अंश का कोण बनेगा। मैं अभी उसको समझाती हूँ आपको। चलिए देखते हैं, हमने अभी क्या कहा, AC लंबवत है किस पर, BP पर। तो यहाँ जो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, वहाँ पर का कोण का मान मैं बताती, फिर आपको अच्छे से और बता दूँगी। फिर आप देखिए यह डायग्राम कैसे हो जाएगा। ये जो है ये BP है। क्लियर। अब इसमें इस A से हम यहाँ पर लंबवत डालें, यह C। तो आप देखिए ये वाला पोर्शन कौन सा है, AB है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको समझाती हूँ। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि एंगल YBP की वैल्यू हमने थीटा लिया था। ओके, तो जब हम एंगल YBP की वैल्यू थीटा लिए हैं, आप देखिए यहाँ पर ये Y है और ये वाला पोर्शन B है और ये वाला यहाँ पर A है। तो और हमारे पास ये ऐसा है, ये आपको दिख रहा है, ये C है। ओके, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में ये वाला हमको थीटा पता है, और हमने अभी देखा ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमको आगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको थीटा का मान हमको, माने इस वाले कोण का मान हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखिए, ये जो है YBA, यह एक सरल रेखा में है। आपको पता होगा कि किसी सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो मतलब आप ये देख सकते हो यहाँ पर YBC प्लस आप देखिए ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री, और YBC की वैल्यू थीटा है और हमको ABC की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है,
तो जो हम समकोण त्रिभुज में जो थीटा की वैल्यू लेते हैं ना, उस थीटा की जगह में यह 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा 90 के सामने वाला, यह कर्ण हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ इतना समझ में आ गया होगा। आप अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इस वाले में ये b की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल दिया, कितना 180 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, और ये क्या है, आधार है, यह है लंब है और यह है कर्ण। अब हमको यहाँ पर त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ उनका उपयोग करना है। हम आगे जाने के पहले मैं इसको आपको क्लियर कर दे रही हूँ, फिर मैं आगे का आपको बताऊँगी। ओके, अब हम आगे यहाँ पर अगर मुझे साइन, कॉस, टेन इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वैसे ही हमको कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी होगी और टेन थीटा की वैल्यू भी निकालनी होगी। इनमें से हमको एक दो का यूज़ करना है, तो मैं इनको निकालने का आपको तरीका बता देती हूँ। आप लोग भी अपने ट्रिक से आप जानते भी होंगे, 10th तक पढ़े हैं आप, 11th में भी मैथ्स में पढ़े होंगे, ओके, फिजिक्स में भी पढ़े, फिर भी एक बार ट्रिक बता देती हूँ आपको। यहाँ क्या होता है, मेरे ट्रिक के अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, उसके अकॉर्डिंग P के साथ H का, H यानी हाइपोटेन्यूस, मतलब ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर बेस। क्लियर? तो ये फर्स्ट साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पर P/H फिर आप वर्ड में लिख लीजिएगा। ये इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, है ना, मालूम भी होगा मेरे ख्याल से आपको। तो साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, मेरे ख्याल से ये इसी को कहा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर होना। ओके, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, एक आगे हम एक और एंगल जैसे जैसे यूज़ करेंगे मैं बताते जाऊँगी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार आप देख लीजिए। इन्हीं का सबसे पहले हमको यूज़ करना है, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये लिखेंगे, हम इंट्रोडक्शन बताने के बाद हम आगे ये लिखेंगे कि बायो-सैवर्ट के नियम का हमको यूज़ करना है। ओके, अब हम बायो-सैवर्ट के नियम से धारा अवयव, क्या है हमारा धारा अवयव यहाँ पर, AB। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सेकंड आर्टिकल है बायो-सैवर्ट से रिलेटेड। यहाँ तक आपको धारा अवयव के बारे में क्लियर हो गया होगा। अल्पांश में जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो अल्पांश और धारा का मिश्रण वह क्या कहलाता है, धारा अवयव। तो AB के कारण बिंदु P पर, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि हमको धारा अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ओके, तो हमको यह मिल जाएगा dB इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा। ये हमको कहाँ से मिला, जो हम बायो-सैवर्ट का नियम पढ़े हैं वहाँ से है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर? और मैंने आपको जो जो एंगल के बारे में बताया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था वहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ साइन थीटा लिख सकें, है ना। सबसे पहले मैंने वहाँ पर रफ में बताया था, यहाँ पर बता देती हूँ। YBP इक्वल्स टू थीटा लिया था हमने। अभी
देख लीजिए आप, ये थीटा था और उसके बाद मैं इस फाई के बारे में बताऊंगी, वाई बी पी, ठीक। फिर ये फाई को बताती हूँ मैं, ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू फाई। क्लियर? थीटा लिए तब हम इस रिजल्ट को लिख पाए, अब फाई लेंगे तब हम आगे करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखते हैं। यह डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम को यहाँ देखिए, ए सी लंब डाला हमने, तो ये यहाँ पर ए सी बी पहला समकोण त्रिभुज बना, उसके बाद फिर ए सी पी दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप उसके बाद ए ओ पी तीसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इस प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन हमको समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। इन्हीं तीनों का यूज़ करना है और इन्हीं के जरिए से हम अपने गोल तक पहुँचेंगे, जो इनके कारण इस सीधे धारावाही चालक के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है ना, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे इन्हीं चीज़ों। और मैंने अभी जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें बताई है, उनका यहाँ पर यूज़ करते हुए करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम टर्न बाई टर्न। अब हम मैंने कहा ना 3 समकोण त्रिभुज का यूज़ करना है। पहले समकोण त्रिभुज, यहाँ आप देखिए मैंने यहाँ पर भी उसी चीज़ को बताया है। तो ए सी बी में हम देखते हैं, मैंने एंगल निकालना आपको बता दिया था। तो यहाँ पर 180 डिग्री 180 माइनस थीटा का एंगल बनेगा, श्योर है ये, और ये 90 डिग्री होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। तो हम समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमको साइन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा। आप लिख लीजिए, याद है तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पर देखकर आप आगे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, आप देखिए लंब कौन है, AC है। आप डायग्राम देखिए, उसके बाद फिर आप यहाँ लिखते जाइए। कर्ण क्या है, AB, यहाँ पर आप AB लिख दीजिए। और AC की वैल्यू आपको पता होगा, नहीं मालूम है हमको, है ना। किसकी वैल्यू पता है, AB की वैल्यू। AB है क्या, यहाँ पर भी देखिए AB क्या था, वहाँ पर धारा अवयव था, यानी अल्पांश था। और अल्पांश की लंबाई कितनी है, DL है। तो हम यहाँ पर AC अपॉन DL ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हमको इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको यहाँ पर AC इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, देखिए DL साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, आपको पता होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा पॉजिटिव फॉर्म में। ओके, अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ पर भी रख के कर सकते थे। AC इक्वल्स टू DL साइन थीटा। तो हमको यहाँ पर यह AC की वैल्यू मिल गई, कहाँ से, पहले समकोण त्रिभुज से। और इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। पहला इक्वेशन हमको बायो-सैवर्ट के नियम का मिला। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, वह है, मैं अभी डायग्राम दिखाती हूँ आपको, समकोण त्रिभुज PCA में। यहाँ पर भी हमको साइन की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप, ये वाला मैंने कहा ना फर्स्ट को सॉल्व किया, अब सेकंड पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए PCA, या आप ACP भी लिख सकते हो, जैसा भी है। तो PCA, तो यहाँ पर देखिए ये 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, ये टोटल 180 होता है, तो ये 90 डिग्री बना। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये कर्ण हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में और बता देती हूँ, आप देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर, ये हो गया A और ये C, ये वाला B हो गया, और ये हम
इस तरह से इसको मिला दिए तो ACP यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो गया। ये लंबवत है इसलिए लंब हो जाएगा, और 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा इसके लिए। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह क्या बन रहा है, आप देखिए ACP। ये वाला कोण क्या है यहाँ पर, ये चीज़ को हमको पहले बताना है। D फाई है, ये हमको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, पहले नहीं बता पाए थे यहाँ पर, तो ये D फाई आ गया यहाँ पर, देखिए हम डायग्राम में। तो इस प्रकार हम यहाँ पर अगर साइन की वैल्यू निकालते हैं तो आपको साइन D फाई इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण यानी AC अपॉन AP ये मिलेगा, और AP की वैल्यू हमको पता है। क्लियर? चलिए करते हैं। चलिए हम यहाँ पर साइन D फाई इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पर AC अपॉन AP। ठीक, देख लीजिए AC अपॉन AP। ओके, अब चलते हैं। तो AC की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन हमको किसकी वैल्यू पता है, AP की वैल्यू पता है, R है, स्मॉल r। अब AC इक्वल्स टू हम R इंटू साइन D फाई हम निकाल लिए, और ये जो D फाई की वैल्यू है, इस D फाई का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसको अल्पमान कहा जाता है। तो इस वजह से हम साइन D फाई को इक्विवेलेंट ले सकते हैं D फाई के। क्लियर? तो हम यहाँ पर AC इक्वल्स टू R इंटू D फाई लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। तो इस प्रकार हमको इक्वेशन 2 और 3 मिल गया। देखिए आप, इक्वेशन 2 और 3 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम फिर देखते हैं। चलिए हम अब देखते हैं समीकरण, जो मैंने कहा उसी को लिख देते हैं। 2 और 3 से दोनों का तुलना कर दिए, तो इस प्रकार हमको यहाँ पर मिल जाता है, दोनों का कंपेयर करने पर DL साइन थीटा, यहाँ DL साइन थीटा है, यहाँ देखिए R D फाई है, ये हमको मिल गया। अब हम इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, अब हम पहले समीकरण 1 को मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। समीकरण 1 हमारा क्या था, बायो-सैवर्ट का नियम ही था, है ना, dB इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये अब मैं आपको, यहाँ पर हम पहुँचे थे, यहाँ हम अब DL साइन थीटा का मान यहाँ से हम R D फाई हम यहाँ पर रख देते हैं। तो DB इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू R D फाई अपॉन R स्क्वायर। यहाँ ये R ऊपर का और ये एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ का। तो यहाँ क्या बचता है, आप देखिए DB इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई D फाई बस बचा यहाँ पर अपॉन R, ये बचा। इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे दिए। अब हम यहाँ पर, अब हमारे पास क्या बच गया, ये 1 अपॉन R की वैल्यू हमको निकालनी है। उसके लिए हम जो हमारा मेन जो डायग्राम है, उस डायग्राम से हम समकोण त्रिभुज AOP का उपयोग करेंगे। अभी हम लोग 2 समकोण त्रिभुज का यूज़ किए। पहला आप देख लीजिए, यहाँ पर पहला हम क्या किए थे, समकोण त्रिभुज ACB से हम यहाँ तक पहुँचे, दूसरे समकोण त्रिभुज PCA से हम यहाँ तक पहुँचे। अब उसके बाद फिर हम 1 अपॉन R के लिए हम तीसरे समकोण त्रिभुज का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं उसको, क्या है AOP, ये समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, फाई। तो ये फाई है, तो ये वाला, इसके लिए ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये वाला लंब होगा। हमको इस x का बस
इसके डिस्टेंस के लिए, अल्पांश को लेने के लिए बस यूज़ किया गया है, लेकिन इस x का यूज़ यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ओके, केवल उसके लिए है ना, इतने डिस्टेंस पर अल्पांश को लिया गया है करके ये बताने के लिए है। तो हम यहाँ पर अब इसमें हम क्या निकालेंगे, हमको आधार की वैल्यू पता है और यहाँ पर इस कर्ण की वैल्यू पता है। तो आधार और कर्ण से क्या बनता है, कॉस बनता है। तो cos फाई का मान हम निकालेंगे। मेरे ख्याल से इसको अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी बता देती हूँ एक बार। आप देखिए, आपको इसका इक्विवेलेंट हम अलग से सेपरेट अगर डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ पर कितना फाई बन रहा है, ये ए हो गया और ये पी हो गया, ये ओ हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री ये आर है और यहाँ पर ये ए है। इसके अकॉर्डिंग हम फिर कॉस की वैल्यू निकालेंगे। ओके, कॉस फाई की वैल्यू। चलिए अब हम समकोण त्रिभुज AOP में से लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमको cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी आधार बटे कर्ण। क्लियर? आधार का मान वहाँ पर क्या था मैंने आपको बताया था। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। देखिए OP और ये कर्ण AP। क्लियर? यहाँ पर OP अपॉन AP ये हो जाएगा। OP की वैल्यू आपको पता है A है और AP की वैल्यू R है। क्लियर? यहाँ से अब हमको वहाँ पर केवल 1/r की वैल्यू हमको मालूम करनी है। देखिए यहाँ पर हमको केवल 1/r की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम अभी निकाल रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/r इक्वल्स इस साइड में, तो क्या हो जाएगा cos फाई अपॉन ये नीचे आ जाएगा A, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4 में। अब हम जाते हैं इक्वेशन 4 की तरफ। समीकरण 4 में इन मान को रखेंगे। समीकरण 4 हमको क्या कहता था ये हम देख लेते हैं। dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाई अपॉन आर, ये होता है। यहाँ पर इस 1/r की वैल्यू हमको रखना है। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो I इंटू 1/r इंटू डी फाई। ओके, चलिए रखते हैं अब हम यहाँ पर। तो dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई 1/r की वैल्यू cos फाई अपॉन A इंटू डी फाई। क्लियर? अब हम इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम तो ये केवल छोटे से अल्पांश के कारण हम निकाले हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये जो आया है रिजल्ट वह छोटे सा जो हम अल्पांश लिए थे उस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है। अब हम पूरे तार के कारण निकालेंगे। ये किसका है, छोटा सा अल्पांश जो AB था उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। क्लियर? अब हम पूरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी इस भाग के कारण, इस AB भाग के कारण, इस AB भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाले। अब हम इस पूरे तार के कारण, इस XY तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बाद में आपको बताऊंगी करके। हमने X को P से मिलाया था, मैं स्टार्टिंग बता दी थी, और Y को P से मिलाया था। और हम यहाँ पर कोण लिए थे। आप देखिए यहाँ पर मैंने बताया था XPO की पर हम यहाँ फाई 1 लिए थे, और यहाँ पर हम YPO, यह जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का यह जो है फाई 2 है। अब देखिए चूँकि ये ऊपर है, यह धनात्मक में है और यह जो है नीचे है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में है, तो यह ऋणात्मक फॉर्म में होगा।
नेगेटिव होगा, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, यह क्या होगा, मैंने यहाँ पर एरो बना दिया था, ये वाला है। ओके, तो ये ऊपर वाला ये phi2 होगा और धनात्मक पॉजिटिव फॉर्म में होगा, नेगेटिव फॉर्म और ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको अभी कोण बताया उनका मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। XPO इक्वल्स टू phi1 और YPO इक्वल्स टू phi2। क्लियर? चलिए, हमको dB की वैल्यू पता है, अब पूरे तार का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अल्पांश का पता रहता है अवकलन रूप में, अब पूरे तार का निकालना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, इक्वेशन 5 का, और ये dB है। तो हम यहाँ पर लिमिट लेंगे, यहाँ पर phi1 माइनस phi1 लोअर में होगा और अपर लिमिट हो जाएगा phi2। ठीक है, dB का इंटीग्रेशन करेंगे हम और लिमिट रखेंगे यहाँ पर, लोअर लिमिट माइनस phi1 और अपर लिमिट phi2 पॉजिटिव फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर केवल वैल्यूज़ रखनी है और इसको सॉल्व करना है। चलिए आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस phi1 टू phi2 और dB की वैल्यू आप इक्वेशन 5 में देख रहे हैं, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I cos phi अपॉन A इंटू डी फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है इनका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए μ0 4 पाई I A, यह जो है कांस्टेंट होगा, है ना, यहाँ पर फिलहाल, और यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो फाई का ये जो टर्म है वह रहेगा, बाकी जो है वो इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। चलिए, तो B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A, इंटीग्रेशन करेंगे हम cos phi d phi और लिमिट यहाँ माइनस phi1 टू phi2 ये रहेगा। और cos phi का इंटीग्रेशन आप पढ़े भी होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह में क्या है, सॉरी यहाँ पर डी थीटा भी रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा इक्वल्स टू इस तरह से cos थीटा डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर? ये क्लियर नहीं था, यहाँ बता दिया। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं उस वैल्यू को। तो B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A, आप देखिए इसका इंटीग्रेशन साइन फाई होगा और फिर उसके बाद ग्रेटर ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस phi1 लोअर लिमिट प्लस phi2 अपर लिमिट। अब इस लिमिट को जब लिमिट नहीं रखते हैं तो हम केवल यहीं तक से सॉल्व हो जाता है, जब लिमिट है इंटीग्रेशन में तब हम इस तरह से इसको लिखेंगे। और मैथ्स वाले तो जानते ही होंगे, और फिर 11th में भी बताया था मैंने इसको, है ना। और इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी साइन phi2, इसको ब्रैकेट में लेंगे, माइनस साइन phi1। आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो इनके जगह में जो यहाँ पर लिमिट्स रहेंगे वो लग जाते हैं। ओके, इतना तो समझ में आता होगा। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, ये चूँकि यहाँ पर देखिए, ये मैंने कहा इनके जगह में ये आ जाते हैं, तो ये तो phi2 तो जो पॉजिटिव में है, लेकिन यह कैसा है, निगेटिव में है, तो हमको इसको इस तरह से लेना पड़ेगा निगेटिव में। अब आपको पता होगा साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन थीटा होती है। क्लियर? इस वैल्यू को यहाँ पर रख लेंगे। तो B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A साइन phi2 माइनस साइन phi1। तो ये जो माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है माइनस माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमको ये रिज़ल्ट मिलता है, और यही रिज़ल्ट जो है इस
संपूर्ण तार के कारण, इस पूरे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। क्लियर? लेकिन यह अभी भी कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ कंडीशंस जो है यहाँ पर अभी लगेंगे, तब हमको, और वो कंडीशन कहाँ रखेंगे, लगेंगे इन्हीं phi 1 और phi 2 पर। क्लियर? अलग अलग कंडीशन में आप देखिए, डायग्राम को देखिए ये जो phi 1 और phi 2 की वैल्यू, कभी हम इसको दोनों को 90-90 भी ले सकते हैं। एक कंडीशन में हम phi 1 को 0 लेंगे और इस phi 2 को हम 90 डिग्री पे लेंगे, और एक कंडीशन में हम इन दोनों वैल्यूज़ को phi 1 और phi 2 को एक समान लेंगे। तो उनके लिए अब हम वैल्यू निकालते हैं। आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप इनमें से किसी एक कंडीशन को आप करेंगे, है ना। अगर आपको पूरे पूछे जाते हैं तो तीनों कंडीशन को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए हम इसमें फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। जब तार की लंबाई असीमित हो, असीमित का मतलब है अनंत लंबाई हो, और बिंदु P चालक के केंद्र के पास में हो। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस आर्टिकल को एक सीमित के लिए भी कर सकते हैं और अनंत के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो ये अनंत है यानी बहुत लंबी है ऐसा, और उसमें हम एक फाइनाइट ये लेकर हम इसको किए हैं, और बिंदु P चालक के केंद्र के पास हो। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु P है, यह यहाँ पर केंद्र के पास में आना चाहिए। ये केंद्र है मान लो, तो इसके पास में आना चाहिए। तब क्या होगा, देखिए मान लो ये बिंदु P यहाँ पर है, ये इसी का मैंने यहाँ पर समझाने के लिए छोटा रूप बनाया है। यहाँ पर है यह बिंदु P, यदि यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाता है, ये वाला यहाँ पर आ गया, इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाता है, तब क्या होगा आप देखिए, यह यहाँ पर आ गया तो ये ऐसा होगा कि यहाँ पर ये वाला जो है, ये XPO की वैल्यू यानी phi 1 की वैल्यू, ये मान लो यहाँ पर phi 1 है और ये phi 2 है, तो ये जो phi 1 की वैल्यू है वह भी 90 डिग्री होगी, और phi 2 की वैल्यू है ये वाला भी 90 डिग्री होगा। ये अभी आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन यह जो है जब यहाँ पर आ जाता है तो ये 90 डिग्री के आसपास 90 डिग्री होता है। हमको ऐसा नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये रियल में होता है। अगर मान लो सपोज़, देखिए इसी को हम ऐसा, जैसे मान लो ये बिंदु P यहाँ पर होता है, यही ऐसे केंद्र के पास में मान लो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है ये phi 1 नीचे 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होंगे। ये इस प्रकार से है। ये जो कहने का मतलब, ये जो अभी जो हेडिंग है केस 1 का, स्थिति 1 का, कि बिंदु P चालक के केंद्र के पास में आ जाए, और यह जो है यह अनंत लंबाई यानी बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, मतलब ये और ऐसे बढ़ जाएगा इस तरह से, ये ऐसे अनंत लंबाई है, मतलब ये बिंदु, ये O हो गया और ये P हो गया, तो ये वाला जो है ये और इस तरह से ऐसे बढ़ते जाएगा, ये ऐसा वाला कंडीशन, इस अनंत में ऐसा इस टाइप का ये लंबाई बहुत होती है, तो इसको हम सीमित लेकर कर रहे हैं। तो इस प्रकार phi 1 = 90 डिग्री और phi 2 = 90 डिग्री। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये phi 1 और ये phi 2। क्लियर? चलिए हम अब इस इक्वेशन 6 में इस वैल्यू को रखते हैं। तो B = μ0/4 pi × I अपॉन यहाँ पर A × साइन phi 2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 90 डिग्री, प्लस साइन phi 1 की वैल्यू 90 डिग्री, और आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री = 1 होता है। तो B = μ0/4 pi × I/A, साइन 90 1 प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ0/4 pi × 2I/A। तो इस प्रकार हमको जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पर इस कंडीशन में, वो आया है μ0/4 pi × 2I/A।
कब आया है? जब बिंदु P चालक के केंद्र पर हो, उस कंडीशन में हमको ये आया है। कहीं कहीं पर ये A को D भी ले लिया जाता है, R भी ले लिया जाता है। क्लियर? चलिए अब अगले कंडीशन की ओर जाते हैं। जब तार की लंबाई अनंत तो रहेगी ही और बिंदु P तार के किनारे कोई भी एक किनारा जो है x और y वाला के पास में हो जाए, तब वहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये जो बिंदु P है, यह बिंदु P या इस साइड चला जाए, यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाए, या फिर यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाए, तब उस कंडीशन की यहाँ पर आ जाए, उस कंडीशन के लिए है ये x वाली कंडीशन। तब क्या मैं x की ओर आना ऐसा कह रही हूँ मैं, है ना। मतलब यह कैसा होगा, यहाँ पर देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ये x y है और ये बिंदु P है। यह बिंदु P यहाँ पर आ गया है, इस वाले कंडीशन में यहाँ पर ऐसा आ गया है। ये यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया है, ये ऐसा। तो यहाँ पर x से P को मिलाते थे ना जो रेखा, उन्हीं के बीच में तो कोण बनता था। तो यहाँ पर ये φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इस y से जब P को मिलाया जाता है इस प्रकार से, तो ये वाला जो है यहाँ पर जब ये इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल यह ऐसा रहता है कि यहाँ पर ये φ2 की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री बनती है। क्लियर? चलिए अब हम समीकरण 6 में मान रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 6 था b = μ0/4πi/d इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 यह था। अब हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं। b = μ0/4πi/d इंटू साइन φ1 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0। तो ये मान आ जाएगा हमारे पास μ0/4π इंटू i/d, यहाँ पर 1 0 प्लस 1, फिर b = μ0/4π इंटू i/d। ये किसके लिए है? जब किनारों पर है बिंदु P, किसी किनारे के पास में आ गई है तब यह बिंदु P। ओके, अब हम दोनों केंद्र पर, जब यह बिंदु P केंद्र के पास में आ जाती थी तब वाला वैल्यू देखते हैं। दोनों की अगर तुलना करें तो हम ये देख। चलिए अब हम दोनों कंडीशन में अभी जो हम लोग देखें ना, पहला कंडीशन था जब φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री थी। दूसरा कंडीशन था φ1 की वैल्यू 0 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ पर उस कंडीशन में, सेकंड वाले कंडीशन में हम φ1 की वैल्यू 90 भी ले सकते हैं और φ2 की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। मैंने अभी दोनों चीज़ आपको बताया है ना। तो फाइनली हम दोनों पे ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पहले अभी जो हम निकाले थे किनारे पर, तो अनंत लंबाई के चालक के सिरों पर स्थित किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको ये मिला है b = μ0/4π इंटू i/d, ये मिला है। इसको कहा जाता है किनारों पर। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो किनारे पर करके, ओके, या b एंड करके भी लिख सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से b का किनारे पर ये मान मिल गया। अब उसके बाद अनंत लंबाई के चालक के केंद्र पर स्थित किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु P के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा वो हम लोग अभी निकाले हैं। b = μ0/4π इंटू 2i/d। दोनों की अगर तुलना करें तो यह जो है अनंत, ये इसमें अगर दोनों की तुलना किया जाए और इसको अगर हम यहाँ पर केंद्र पर ऐसा कह देते हैं तो दोनों की तुलना करते हैं तो हमको ये मिलता है कि अनंत लंबाई के चालक के सिरों पर स्थित बिंदु के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अनंत लंबाई के चालक के केंद्र पर या केंद्र पर स्थित कि कोई एक बिंदु है तो उस किसी बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान की आधी होती है। आप देख रहे हैं इससे आधी है, ओके। और दोनों बिंदु
यदि ये दोनों बिंदु जो हैं चालक से समान लंबवत दूरी पर मौजूद हैं, है ना। समान लंबवत दूरी पर हमने देखा ना, अभी यहाँ पर x रहता था, ये देखिए यहाँ पर समान लंबवत बिंदु पर है, यही चीज़ कहने का मतलब है। इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के केंद्र पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक के सिरे पर स्थित बिंदु के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान का 2 गुना होता है। ये हम कह सकते हैं इस चीज़ को। ओके, आप इस तरह से देख लीजिए ये लाइन को। ऐसा हम क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि अनंत लंबाई के चालक धारावाही चालक के केंद्र पर स्थित किसी बिंदु के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक के सिरे पर स्थित बिंदु के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनंत लंबाई के धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? इस तरह से आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अगर हम यहाँ धारावाही तार से दूरी A, बिंदु P की दूरी जो है वो, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के बीच में अगर ग्राफ लें और हम x एक्सिस पर यदि हम A को लें और y एक्सिस पर हम अगर B को लें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लें, तो हमको ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। इस तरफ इस साइड अगर लें तो ऐसा, और इस प्रकार इधर लें तो हमको इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमको ग्राफ इनके मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक एक्स्ट्रा के रूप में आपको बताए, इसको कहा जाता है BA ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके प्लस पॉइंट के लिए है। तो इस प्रकार हम लोग अभी जो रिज़ल्ट निकाले, क्या निकला हमारा रिज़ल्ट जो कि किनारों पर जब हम निकाले तो B = μ0/4π × I 2I/d एक कंडीशन में निकला। दूसरे कंडीशन में हमने देखा B = μ0/4π × I/d, ये केंद्र पर है, और ये कहाँ पर है? किनारों पर है। ठीक है, आप याद रखिएगा, केंद्र पर वैल्यू अधिक होती है और किनारों पर कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि B का मान किनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर, यानी इसके पास में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये कांस्टेंट है ना। कौन है वेरिएबल? I और D। यानी पहला चीज़ ये है कि B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है I के, दूसरा B इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है D के। ठीक है, हम यहाँ पर इसको हम A के फॉर्म में लिए हैं, आप देखे हैं, है ना। तो A के रूप में, यानी जो दूरी है, मैंने कहा था आपको कि ये D के रूप में भी हो सकता है, R के रूप में भी हो सकता है, A के रूप में हमने यहाँ पर लिया है। क्लियर? तो यह जो है इस प्रकार से, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तार से उस बिंदु यानी P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा के तौर पर बताया आपको। ओके, थैंक यू। क्षेत्र की दिशा की, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी? आप देखिए, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, धारा ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप इसको, चलिए यहाँ पर धारा की दिशा अगर देखें, आप देखिए ये चालक तार है, ये ऐसा है। मैंने इसको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से आपको बता रही हूँ मैं कि ऐसा है। और ये देखिए धारा, इधर धारा की दिशा ये है x से y की तरफ, और ये देखिए मेरे हाथ उंगलियों का, ये देखिए ऐसा करके आ रहा है ये इस प्रकार से। तो हम क्या कहेंगे
कि इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी, इस तरफ होगी, और ये कैसी होगी, लंबवत नीचे की ओर होगी, इस तरह से। इसकी दिशा कैसी होगी, इस साइड में होगी। इसीलिए हम इसको कैसे दर्शाएंगे, क्रॉस, यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा लंबवत नीचे की तरफ होगी। इसीलिए हम यहाँ पर कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ। ठीक है, ओके।